बीए पार्ट फर्स्ट की विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत। हमारा टॉपिक चल रहा था राजनीतिक दलों पर। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अब लेते हैं लोकमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य जनमत के निर्माण में मदद देना है। आधुनिक लोकतंत्र का आधार ये मान्यता है कि सरकार को लोकमत के अनुसार शासन करना चाहिए। इस दृष्टि से लोकतंत्र में राजनीतिक दल दो कार्य करते हैं। वे लोकमत के निर्माण में सहयोग करते हैं और सरकार को लोकमत के अनुसार चलने को बाध्य करते हैं। सभी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं अथवा सत्ता में आने के बाद उसमें बने रहना चाहते हैं और अपने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे अपने प्रभाव में लगातार वृद्धि चाहते हैं और इस दृष्टि से वे आम जनता तथा इसके विभिन्न वर्गों से संपर्क बनाते हैं। जनसंपर्क के द्वारा वे जनता तथा इसके वर्गों की महत्वपूर्ण समस्याओं से परिचित होते हैं और वे इन समस्याओं को राष्ट्रीय समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक साधारण नागरिक इन गंभीर एवं जटिल समस्याओं से मुक्ति तो चाहता है, किंतु इन समस्याओं पर गंभीर ढंग से विचार करने के लिए उसके पास समय, इच्छा शक्ति तथा योग्यता का अभाव होता है। राजनीतिक दल जनता के सामने राष्ट्रीय समस्याओं को मात्र प्रस्तुत ही नहीं करते हैं, अपितु इन समस्याओं के हल के लिए सुझाव भी देते हैं। इस प्रकार विभिन्न राजनीतिक दल एक ही समस्या के समाधान के लिए विभिन्न सुझाव देते हैं। लावेल का मत है कि राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल शासन को भी लोकमत के अनुरूप बनाए रखने में मदद देते हैं। आम चुनाव में विजयी राजनीतिक दल शासन की सत्ता प्राप्त करता है और उसे वह ये ध्यान रहता है कि उसे भविष्य में पुनः आम चुनाव में उतरना है। अतः शासन में आने के बाद भी एक राजनीतिक दल शासन का संचालन लोकमत को संतुष्ट रखते हुए ही करता है। यदि वह किन्हीं कारणों से लोकमत का अनादर करते हुए शासन करने का प्रयत्न करता है तो लोकतंत्र में मौजूद विरोधी दल जनता की निगाहों में उसे गिराते हुए स्वयं के पक्ष में लोकमत के निर्माण के लिए सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि लोकतंत्र में लोकमत के निर्माण की प्रक्रिया तथा शासन के लोकमत के अनुसार संचालन की व्यवस्था के पीछे राजनीतिक दलों की सक्रियता मौजूद रहती है। इस उद्देश्य से राजनीतिक दल लोकमत निर्माण के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वे भाषण, सम्मेलन, प्रदर्शन, रैलियों व आंदोलनों के साधनों के साथ ही समाचार पत्रों व राजनीतिक साहित्य के साधनों का प्रयोग भी करते हैं। लोकमत निर्माण की दृष्टि से राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण देन ये भी होती है कि वे लोकमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देते हैं और इन साधनों पर सरकार के स्वामित्व अथवा हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। अब हम चलते हैं दल प्रणाली के गुण और दोषों पर। सबसे पहले हम गुण देखते हैं। पहला जो गुण है वो है राजनीतिक दल महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। देखिए, राजनीतिक दलों का एक गुण है कि वो देश के सामने जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सवाल होते हैं उनकी ओर जनता का ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा जो गुण है, राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के भी साधन हैं। देश के सामने जो प्रश्न होते हैं उन पर भाषणों, लेखों, समाचार पत्रों, पुस्तकों, सभाओं, चुनाव घोषणा पत्रों आदि के माध्यम से ये प्रकाश डालते हैं। तीसरा है सरकार के लिए शक्ति के साधन। राजनीतिक दल सरकार की शक्ति के साधन होते हैं। निर्वाचनों के फलस्वरूप जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है। देश की व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य सरकार की नीति व कार्यों का समर्थन करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। नेक्स्ट जो गुण है वो है शासक दल की निरंकुशता पर रोक। दलीय व्यवस्था का चौथा गुण यह है कि इसके कारण शासक दल अपनी मनमानी नहीं कर सकता। शासकों को विरोधी दल का सदा भय बना रहता है। यदि शासक जनहित के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो विरोधी दल के सदस्य व्यवस्थापिका में उसके बाहर भाषणों, समाचार पत्रों आदि के द्वारा उनकी कटु आलोचना करते हैं। इससे शासक सावधान रहते हैं और वे निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं बन पाते। नेक्स्ट गुण है सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित करने के साधन। देखिए, दलीय पद्धति का एक लाभ ये भी है कि राजनीतिक दल सरकार और जनता में निरंतर संपर्क रखकर दोनों के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। जनता को शासन की नीतियां और कार्य समझाकर उनके लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और शासन का ध्यान जो है जनता के कष्टों की ओर आकर्षित करके उसके निवारण का प्रयास भी करते हैं। एक अन्य इसका गुण है जनता का नैतिक, बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाते हैं।
राजनीतिक दलों से एक लाभ यह भी है कि ये समाज सुधार, नैतिक उत्थान व सांस्कृतिक उन्नति संबंधी कार्य भी करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोषों की, कमियों की। तो एक तो ये जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा करते हैं, क्योंकि यह जनता को दो या अधिक भागों में विभाजित करके जो है जनसाधारण में द्वेष एवं कटुता उत्पन्न करते हैं। व्यवस्थापिका सभा में तथा उसके बाहर देश का वातावरण दूषित हो जाता है। दूसरा जो इसका अवगुण है वो है जनता के नैतिक पतन में सहायक होते हैं। ये छल, कपट, झूठ, मिथ्या, दोषारोपण आदि अवगुणों का आसरा लेकर राजनीतिक दल जो है देश के वातावरण को दूषित कर देते हैं, जिससे जनता के चरित्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो राजनीतिक व्यवसाय बन जाती है। राजनीतिक दल प्रणाली का तीसरा दोष यह है कि इसके अंतर्गत स्वार्थी एवं अवसरवादी राजनीतिज्ञों को अनुचित रूप से धन कमाने और अपना प्रभाव स्थापित करने का अवसर मिल जाता है। नेक्स्ट अवगुण है योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवाओं से देश वंचित। जो दलीय प्रणाली का एक चौथा दोष यह भी है कि इसके अंतर्गत केवल बहुमत प्राप्त दल के प्रभावशाली लोग ही मंत्री आदि उच्च पदों पर आसीन होते हैं। बहुमत प्राप्त दल के बाहर कोई भी व्यक्ति कितना ही योग्य और प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे शासन में भाग नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट जो है वो है व्यवस्थापिका के सदस्यों की स्वतंत्रता समाप्त। दल प्रणाली व्यवस्थापिका के सदस्यों की स्वतंत्रता समाप्त कर देती है। इसके साथ साथ जो है इसमें समय और धन की बर्बादी होती है तथा सांप्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न किया जाता है। अब दल प्रणाली के प्रकार की बात करते हैं। देखिए, एक दलीय व्यवस्था होती है। आधुनिक युग में सभी प्रकार की राज्य व्यवस्थाओं के संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक माने जाते हैं, किंतु जब किसी राज्य व्यवस्था में केवल एक ही राजनीतिक दल पाया जाता है तो उसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं। एक दलीय प्रणाली के जहाँ गुणों की बात करें तो एक तो ये राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति व रक्षा में सहायक होती है। दृढ़ शासन इससे संभव हो सकता है। राजनीतिक स्थिरता और तीव्र आर्थिक विकास संभव है। अनुशासन की स्थापना हो सकती है। सही मायने में लोकतांत्रिक प्रणाली है। अवगुण भी हैं इसके, जैसे कि ये अलोकतांत्रिक प्रणाली है, अनुत्तरदायी शासन है, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होती है, नागरिक स्वतंत्रताओं का अंत और विरोधियों का दमन होता है, नेतृत्व की पूजा की परंपरा होती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हानिकारक प्रणाली है। तो ये इसके अवगुण हैं। अब हम बात कर लेते हैं द्विदलीय प्रणाली की। जनता की इच्छा के अनुसार जो शासन सरकार है उसका निर्माण होता है द्विदलीय प्रणाली में, और ये स्थिर सरकार देती है। उत्तरदायित्वों का इसमें निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल के निर्माण में सरलता रहती है, लेकिन इसके अपने दोष भी हैं, जैसे कि राष्ट्र जो है वह व्यवस्थापिका दो भागों में बढ़ जाते हैं। मतदाता की जो स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है। सभी हितों वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। एक ही दल की तानाशाही की जो है वो स्थापना होती है। अब हम बहुदलीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं, जिसमें बहुत सारे दल पाए जाते हैं। एक दलीय व्यवस्था में एक ही दल पाया जाता है, द्विदलीय व्यवस्था में दो दल पाए जाते हैं मेजर रूप से, और बहुदलीय व्यवस्था में बहुत सारे दल पाए जाते हैं। इसके भी अपने गुण और दोष हैं। गुणों की बात करें तो देश की व्यवस्थापिका में सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है। सरकार की तानाशाही स्थापित जो है इसमें नहीं हो सकती है। मतदाताओं के सम्मुख अनेक विकल्प मौजूद होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल बहुत सारे होते हैं। राष्ट्र जो है दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित नहीं होता। लेकिन ये प्रणाली भी जो है समस्त दोषों से मुक्त नहीं है। इसकी अपनी कमियां भी हैं, जैसे कि कमज़ोर और अस्थायी सरकार इसमें पनपती है। इस पद्धति में सरकार को ये विश्वास नहीं रहता है कि वह कब तक अपने पद पर कार्य करेगी, इसलिए दीर्घकाल आयोजन या प्लानिंग का अभाव होता है। इसमें जो है दलीय अनुशासन जो है वो प्राय समाप्त हो जाता है। एक दल दूसरे दल के व्यवस्थापिका सदस्यों को प्रलोभन देकर वो सौदेबाजी करके तोड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो है वो सशक्त विरोधी दल का इसमें अभाव होता है। अंतिम दोष इसमें यही है कि इसमें मजबूत विरोधी दल का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे दल होते हैं जो इस महत्वपूर्ण कार्य को नहीं कर सकते। इसके साथ साथ राष्ट्र अनेक समूहों में विभाजित हो जाता है। बहुदलीय प्रणाली के कारण राष्ट्र जो है अनेक परस्पर विरोधी समूह में विभाजित रहता है। विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समूह में संबंधित होते हैं, और वे इन समूहों के बीच किसी भी प्रकार के एकीकरण की प्रक्रिया में बाधक होते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर अनेक राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। अतः वे व्यवहार में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय एवं आर्थिक तनावों एवं उग्रताओं को बनाए रखते हैं, और इस आधार पर चुनाव में व्यवस्थापिका के कुछ स्थान पर जीत कर आते हैं। धन्यवाद।